सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने इन्वायरमेंटल साइंस को चूज़ किया था। तो आज की ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकेंड दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल साइंस बुक के जो यूनिट 4 है, जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को समझने वाले हैं। एंड इसके अलावा हम इस यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। एंड एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बताऊं, इस पूरे यूनिट में आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, यानी ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने कवर अप कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में उस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आप आंसर इजीली दे पाओगे। यानी यूनिट 4 के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड जनरली उन्हीं टॉपिक्स में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस यूनिट के अंदर बेसिकली आपको समझना है पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में, और खाद्य श्रृंखला के बारे में आपको समझना है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के बारे में आपको समझना है, और पारितंत्र के महत्व यानी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको समझना है। इसके अलावा पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है और पारितंत्र के प्रकार के बारे में आपको समझना है। बेसिकली अगर आपने इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लिया तो इस यूनिट से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में उनका आंसर आप इजीली दे पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है पारितंत्र की संरचना को समझाइए, या फिर आपके एग्जाम में इसी क्वेश्चन को और किस किस लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। पारितंत्र क्या है, इसकी संरचना की विशेषताओं को बताइए, संरचनात्मक विशेषताएं का उल्लेखन कीजिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है पारितंत्र की जैविक और अजैविक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। तो कुछ इस टाइप से आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो देखिए, अपने आंसर की स्टार्टिंग हमें कुछ इस तरीके से करनी है। सबसे पहले हम बताएंगे पारितंत्र के अर्थ के बारे में कि आखिर पारितंत्र होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना यानी उनकी विशेषताओं के बारे में। इसे बेसिकली हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं, जिसमें पहला टाइप है वो है अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक। अजैविक घटक इसमें निर्जीव वस्तुएं आती हैं, और जैविक घटक जो कि सजीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और जितने भी जो सजीव चीज़ें होती हैं उनको हम जैविक घटक में शामिल करते हैं। तो हम अपने आंसर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम पारितंत्र को डिफाइन करेंगे, आखिर पारितंत्र क्या होता है। तो देखिए, पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ मिलकर और पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। अगर साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं तो पारितंत्र क्या होता है, जैविक और अजैविक घटकों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र विज्ञान की वो शाखा है जिसमें पारितंत्र का अध्ययन यानी स्टडी की जाती है। पारिस्थितिक तंत्र पारितंत्र में सम्मिलित उन सभी जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध यानी क्या रिलेशन है उनकी स्टडी को दर्शाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पारिस्थितिक तंत्र है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, और ये इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करते हैं। अगर हम बात करें अजैविक घटक के अंदर, अजैविक घटक के अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को शामिल करते हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं को शामिल करते हैं, जैसे भूमि, मृदा, वायु, पवन, सूर्य का प्रकाश, तापमान, आर्द्रता। ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम अजैविक घटकों के अंदर शामिल करते हैं। अगर हम बात करें जैविक घटकों के अंदर हम किनको शामिल करते हैं, तो वो है लिविंग थिंग्स, यानी जो कि सजीव हैं, जो कि जीवित हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो भी सजीव चीज़ें हैं उन्हें हम जैविक घटकों के अंदर शामिल करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फूड चेन के बारे में, यानी खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला के अंदर सबसे पहले हमारा आता है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। तो ये वो जीव होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं और खुद ही बनाते हैं। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी भी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो वो है हरे पौधे। ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा खुद ही बना देते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब अगर हम बात करें विषमपोषी के बारे में, तो ये वो जीव होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों या पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए हम इन्हें विषमपोषी भी कहते हैं।
अब अगर हम बात करें भोजन के आधार पर, इन उपभोक्ताओं को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें है प्राथमिक उपभोक्ता। ये वो उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और ये पेड़ पौधों यानी जो उत्पादक होते हैं उनको खाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो पेड़ पौधों को हिरण, गाय, बकरी और खरगोश खाते हैं। तो ये क्या है, शाकाहारी है और ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते हैं। अब अगर हम बात करें द्वितीय उपभोक्ता के अंदर, तो इसके अंदर मांसाहारी जीव आते हैं और ये क्या करते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी होते हैं उनको खाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वह है भेड़िया, बाज, शेर और भालू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तृतीय उपभोक्ता के बारे में, तो ये सर्वाहारी होते हैं, यानी ये पेड़ पौधों और जानवर दोनों को ही खाते हैं और इसे हम तीसरी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो मनुष्य और कौवा ये दोनों ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को ही खाते हैं, यानी पेड़ पौधे और जो जीवित प्राणी हैं उन्हें खाते हैं। अगर हम बात करें अपघटक के बारे में, और इसे हम मृतजीवी भी कहते हैं। अब ये वो जीव होते हैं जो कि मरे हुए जो जीव होते हैं और पेड़ पौधों को अपघटित करते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें हम मृतजीवी भी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वह है जीवाणु और फफूंदी, इन्हें हम मृतजीवी के अंदर शामिल करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो फूड चेन के ऊपर पूछा जाता है, यानी खाद्य श्रृंखला के ऊपर पूछा जाता है। इसमें आपसे पूछा गया है खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आखिर खाद्य श्रृंखला होती क्या है। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है, और खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि अगर एक जीव दूसरे जीव को नहीं खाएगा तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, जो विभिन्न जीवों के बीच पोषण संबंधित संबंधों को दिखाता है। अब अगर हम इसे टाइप्स के बारे में बात करें, इसके स्तरों के बारे में बात करें, तो इसके 3 स्तर होते हैं। पहला है स्वपोषी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कि अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं, और दूसरे आते हैं विषमपोषी, जो कि स्वपोषी पर डिपेंडेंट होते हैं, और तीसरा होता है मृतजीवी, जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इस तरीके से आप डायग्राम्स को जरूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम्स बनाने पे आपके जो एग्जामिनर होते हैं उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने डायग्राम्स आपको बनाए, इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है अपने एग्जाम में। तो एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर के बारे में। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, जो हरे पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं से ही बना लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसे डिफाइन करने की ज़रूरत है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, वही सेम लाइन है जो कि मैंने आपको बताया था। विषमपोषी और अपघटक के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपसे पूछा जाता है पायतंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार होता है, उसके बारे में बताइए। या फिर पायतंत्र में पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, इसके बारे में बताइए। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपसे बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, पायतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, और ये जो ऊर्जा का प्रवाह है इसे 10% का नियम भी कहते हैं। इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है उसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है, जैसे कि आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हो, जो ऊर्जा का प्रवाह है वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए हमें दिख रहा है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे पायतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो ऊर्जा का प्रवाह का जो दिशा है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक सीधी दिशा में होता है। अब हम बात कर लेते हैं 10% के नियम के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऊर्जा का प्रवाह होता है, और बाकी जो 90% जो एनर्जी होती है वो वायुमंडल में ऊष्मा के रूप में लुप्त हो जाती है। यानी जो दूसरे जो जीव हैं उनको सिर्फ 10% ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हरे पौधे हैं इनको मछलियों ने खाया, तो जो मछली है, जो छोटी मछली है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी मिलेगी, और बाकी जो 90% एनर्जी है वो वायुमंडल में लुप्त हो जाएगी। इसी तरीके से आप छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों ने खाया, तो जो बड़ी मछली है इन्हें भी सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हो, घास को बकरी ने खाया तो बकरी को सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी मिली, और बकरी को शेर ने खा लिया तो इससे भी सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी मिली। अब अगर हम बात करें जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यह हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। और इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो ऊर्जा का प्रवाह है वो हमेशा शाकाहारी से मांसाहारी की तरफ होगा, कभी भी उल्टा नहीं होगा। यानी मांसाहारी से शाकाहारी की तरफ नहीं हो सकता, यह हमेशा शाकाहारी से मांसाहारी की तरफ होता है। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने आपको ड्राइंग के थ्रू भी बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा,
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्पादक के बारे में। देखिए इसमें भी आपको बेसिकली वही सारी चीज़ें डिफाइन करनी होती है, बस क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर हमारा लगभग सेम ही होता है। तो इसमें भी आप वही बताओगे, फूड चेन के बारे में बताओगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जो आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं, पायतंत्र के महत्व पर एक उल्लेख कीजिए। यानी बताइए पायतंत्र के इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ सकता है या उसके लाभ के बारे में पूछ सकता है, दोनों का मतलब सेम है। तो चलिए अब बात करते हैं हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो देखिए हम अपने आंसर को कुछ इस तरीके से फ्रेम करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के चाहे कार्य पूछे या उसके महत्व पूछे या फिर उससे मिलने वाले लाभ, सभी सेम ही है। तो सबसे पहला इसका जो लाभ है वो है जीवन का निर्माण। तो पारिस्थितिक तंत्र भोजन, ऑक्सीजन और अन्य जो संसाधन है इन्हें प्रदान करके एक जीवन का निर्माण करता है और ये जलवायु को नियंत्रित करता है। इसके अलावा हमें भोजन प्राप्त होता है, जीवों को भोजन प्राप्त होता है पायतंत्र से, और पानी, ये अन्य जल संसाधन भी प्रदान करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो पायतंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट्स है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, वायु और जल प्रदूषण को कम करना, मृदा अपरदन को रोकना, प्राकृतिक आपदाओं को कम करता है। तो इस तरीके से ये सभी इसके लाभ हैं, इसके इंपॉर्टेंस हैं जो कि हमने इसमें मेंशन किए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, जो लास्ट टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है पायतंत्र के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। तो इसे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वन पायतंत्र, दूसरा है जलीय पायतंत्र, तीसरा है मत्स्य पायतंत्र और चौथा है घास पायतंत्र। तो इसमें आपसे किसी एक टॉपिक में ही पूछा जा सकता है कि उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में आपको हर एक के बारे में डिटेल में बता दूंगा। इसके टाइप्स के बारे में पूछे तो हमें अपने आंसर को किस इस तरीके से फ्रेम करना है। तो देखिए पायतंत्र जैव और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था। और इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले आते हैं स्थलीय पायतंत्र, दूसरे आते हैं जलीय पायतंत्र। तो देखिए स्थलीय पायतंत्र के अंदर कौन से आते हैं। स्थलीय पायतंत्र पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जीव होते हैं, जैसे वन पायतंत्र, मत्स्य पायतंत्र और घास पायतंत्र। नेक्स्ट है जलीय पायतंत्र। तो जलीय पायतंत्र पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि झील, नदी, तालाब और महासागर। इन्हें हम क्या कहते हैं, जलीय पायतंत्र कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, जो स्थल पर है, जो पृथ्वी की भूमि पर है वो स्थलीय पायतंत्र, और जो पानी में वो जलीय पायतंत्र। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जलीय पायतंत्र के बारे में। देखिए जलीय पायतंत्र एक ऐसा पायतंत्र है जो कि पानी में पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो वह झील, नदी, तालाब, समुद्र, महासागर। और जलीय पायतंत्र में पौधे और प्राणी जल में ही रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। इसके अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो पहला टाइप है तालाब का पायतंत्र, दूसरा है नदी का पायतंत्र, झील का पायतंत्र और समुद्र का पायतंत्र। तो इसके अंदर मैंने डिटेल में आपको बता रखा है, आप उन्हें पढ़िएगा, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने मेंशन किया है, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वन पायतंत्र के बारे में। तो वन वह क्षेत्र होता है जहाँ वनों का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं और वन जीव जंतुओं के लिए एक आवास स्थल का स्रोत होता है। वन पायतंत्र पौधे और प्राणियों की व्यापक विविधता पाई जाती है। वन पायतंत्र में क्या होता है, जीवों की काफ़ी सारी स्पीसीज पाई जाती है और इसके आधार पे हम इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जिसे हम सदाबहार वन भी कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार के जो वन होते हैं वो भूरेखा के पास पाए जाते हैं और इस प्रकार के वनों में जो तापमान होता है वो वर्षा अधिक होती है, इसलिए हम इसे सदाबहार वन भी कहते हैं। और जिसके कारण इस प्रकार के जो वन, जो पेड़ पौधे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, घने होते हैं और धरती पर पाए जाने वाले आधे से ज़्यादा जो जीव जंतु होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो प्रजातियाँ होती है वो इन्हीं वनों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आवास है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, यानी कि जीवों का रहने के लिए परफेक्ट एक आवास रहता है, रहने की जगह होती है। तो इसीलिए यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं यहाँ पर कई टाइप्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वह है अमेज़न का जंगल, जहाँ पर हर प्रकार की आपको स्पीशीज़ देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो वर्षा होती है वो कम होती है और इसके अलावा इस प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं यहाँ के, वो पतझड़ के मौसम में उनके जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। अब अगर हम बात करें शंकुधारी वन के बारे में, इन्हें हम पर्वतीय वन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इस प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं वो नुकीले होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो है चीड़ और देवदार। इनका जो ड्राइंग है ना, ये कुछ इस तरीके से शंकुधारी आकार के होते हैं। अब अगर हम बात करें मैंग्रोव वन के बारे में, तो देखिए जो मैंग्रोव वन होते हैं वो घाटियों के किनारे या डेल्टा के क्षेत्र में या दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इस प्रकार के जो वन होते हैं
उनका आधा जो भाग होता है, उनकी जो जड़ें हैं बेसिकली वो पानी में डूबी होती होंगी। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं घास स्थलीय पायतंत्र के बारे में। तो घास स्थलीय पायतंत्र एक ऐसा पायतंत्र है जहाँ पर कम वर्षा होती है, जो रेनिंग होती है वो कम होती है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, फीचर के बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलवायु के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ बारिश कम होती है, तो जो जलवायु होती है वो गर्म होती है। और अगर हम भूमि की बात करें तो समतल भूमि होती है। और अगर हम पौधों की बात करें तो घास के मैदान में मुख्य रूप से घास ही होती है। और जानवर के बारे में बात करें तो शाकाहारी जानवर के बारे में बात करें तो गाय, घोड़ा, हिरण, खरगोश। और मांसाहारी के बारे में बात करें लोमड़ी, भेड़िया, घास। और अब अगर हम बात करें घास के मैदान में कई प्रकार के पौधे और जानवरों के लिए ये काफ़ी एक अच्छा आवास होता है, यानी कि रहने की जो काफ़ी अच्छी जगह होती है कि। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मरुस्थलीय पायतंत्र के बारे में। तो देखिए, मरुस्थलीय पायतंत्र उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। अगर हम इसकी फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलवायु के बारे में। तो यहाँ जो जलवायु होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। और जो वर्षा की अगर हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसके अलावा अगर भूमि के बारे में बात करें तो रेतीली भूमि होती है। वनस्पति के बारे में बात करें तो यहाँ बहुत कम वनस्पति होती है, क्योंकि यहाँ बारिश होती नहीं है, इसलिए जो वनस्पति होती है बहुत कम होती है। जानवर के बारे में बात करें तो यहाँ बेसिकली ऊँट देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा ऊँट देखने को ही मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने दो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।